नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन अर्थात भोजन पोषण एवं स्वच्छता के यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अर्थात प्रथम सेमेस्टर में यह जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ उसके कुछ इम्पॉर्टेंट नोट भी बताएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, आपको इस चैनल पर बीए बीएससी एमए एमएससी या सभी सेमेस्टर का पेपर और उसका सल्यूशन, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की न्यू अपडेट भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए, आज हम यहाँ पर इसमें से यूनिट वाइज हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे। आपको जो है अगले हफ्ते यहाँ से अगली वीडियो मिलेगी, तो यहाँ से हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में टॉपिक है आहार एवं पोषण अवधारणा। आहार एवं पोषण की अवधारणा है, तो इसी टॉपिक पे हम 20 क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका सल्यूशन भी देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, यह कथन है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है टेबर का, दूसरा है यहाँ पर अरस्तु, तीसरा है यूडकिन और यहाँ पर चौथा है बेबर। अर्थात जो है यह क्वेश्चन जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, यह कथन अरस्तु ने कहा था। तो यह इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन हैगा। तो यह कथन जो है अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वास्थ्य मन का वास होता है। तो चलिए यहाँ से, और यहाँ पर नोट में है कि जो क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी से रिलेटेड कि पोषण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पोषण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो यह लेवोजार को कहा जाता है। इसको यहाँ पर नोट जरूर कर लीजिएगा। पोषण विज्ञान का पिता जो है वह लेवोजार को कहा जाता है। चलिए यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है पोषण की वह अवस्था जिसमें शरीर का स्वास्थ्य एवं समृद्धि संतुलित पोषण या पर्याप्त पोषण उपलब्ध नहीं होता, क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है पर्याप्त पोषण, दूसरा है संतुलित पोषण, तीसरा है कुपोषण और चौथा है यहाँ पर अनुचित पोषण। तो यहाँ पर हम बता दें इसका सही ऑप्शन है कि जो है यहाँ पर कुपोषण। पोषण की वह अवस्था जिसमें शरीर का स्वास्थ्य एवं समृद्धि संतुलित पोषण या पर्याप्त पोषण उपलब्ध नहीं होता, उसे हम कुपोषण कहते हैं। यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे हम कुपोषण कहते हैं। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कई बार यह पूछे गए हैं कि कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो कुपोषण के जो है यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं, यह ऑप्शन में आता है। और कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुपोषण के कितने प्रकार हैं और साथ ही साथ यहाँ पर इनमें से कौन प्रकार नहीं है। तो तीनों ऑप्शन दे दीजिएगा। यहाँ पर पहला प्रकार है यहाँ पर कुपोषण का अतिपोषण, अल्प पोषण और विशिष्ट अभाव। यही तीनों इसके प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन देगा वहीं आपको टिक मार देना है, वह गलत है। तो यह कई बार क्वेश्चन है पूछा चुका है कि कुपोषण का प्रकार इनमें से कौन नहीं है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है उपचार संबंधी, दूसरा है यहाँ पर नियंत्रक व प्रोत्साहनात्मक, और तीसरा है यहाँ पर उपयुक्त सभी, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निम्न सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है, इसका ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अर्थात उपयुक्त सभी। या उपचार संबंधी भी होता है, नियंत्रक व प्रोत्साहनात्मक भी होता है। तो यह तीसरा ऑप्शन इसका सही है, उपयुक्त सभी इसमें से। चलिए यहाँ से हम चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई बार यह पूछा जा चुका है कि पौष्टिक तत्व कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है यहाँ पर 4 और तीसरा है यहाँ पर 6 और चौथा ऑप्शन है इसका 9। तो यहाँ पर हम बता दें कि पौष्टिक तत्व जो है वह 6 प्रकार का होता है। यहाँ पर जो है पौष्टिक तत्व जो है वह 6 प्रकार का होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसे 6 प्रकार का होता है। चलिए यहाँ पर हम नाम पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ इसका नाम भी पूछ लेता है कि आप कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नाम है कि हमारे भोजन में 6 प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें पहला इसमें से है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा वसा है और चौथा विटामिन है और पांचवा जल है और छठा यहाँ पर खनिज है और यहाँ पर
खनिज लवण, छठा यहाँ पर खनिज लवण है, अर्थात इसके जो है 6 पौष्टिक तत्व होते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो यह क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर हल्का श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कह रहा है कि जो हल्का भोजन करने वाले, हल्का श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए कितने कैलोरी की ऊर्जा आवश्यकता होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 2400 कैलोरी, दूसरा है यहाँ पर 1900 कैलोरी, तीसरा है यहाँ पर 1500 कैलोरी और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 1100 कैलोरी। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा कि हल्का श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए कि कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो है 2400 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो है यहाँ पर हल्का श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन है। अब यहाँ से देखिए इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि नोट में कि मध्यम श्रम, देखिए यहाँ पर मध्यम श्रम करने वाले पुरुष को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो है मध्यम श्रम करने वाले पुरुष को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो है कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यह 2800 कैलोरी होगा। आगे यहाँ पर इसमें से नोट पॉइंट और है कि कठिन श्रम करने वाले पुरुष को प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो है कठिन श्रम करने वाले व्यक्तियों को जो है करने वाले पुरुष को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी है 3900 कैलोरी। तो यह भी ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है। आगे यहाँ से है कि मध्यम श्रम करने वाली स्त्री के लिए प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो है मध्यम श्रम करने वाली स्त्री के लिए प्रतिदिन जो है यहाँ पर कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी जो है 2200 कैलोरी होगा। आगे यहाँ पर है अब इसी में कि कठिन श्रम करने वाली महिला को प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 3000 कैलोरी। और यहाँ पर जो है कठिन श्रम करने वाले पुरुष के लिए जो है 3900 कैलोरी। और यहाँ पर जो है कठिन श्रम करने वाली महिला के लिए अर्थात स्त्री के लिए जो है यहाँ पर 3000 कैलोरी होगा। आगे यहाँ पर चलिए 6वां प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 6वां प्रश्न है कि BCG का टीका देना चाहिए। यहाँ पर जो है BCG का टीका यहाँ पर कितने महीने के अंतराल देना चाहिए। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कि 0 से 1 माह तक अर्थात 1 महीने तक, या 1 से 2 महीने तक, या 3 से 4 महीने तक, या 5 से 6 माह तक, अर्थात इसमें से BCG का टीका देना चाहिए। तो यह सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 6C, इसका 3 से 4 सप्ताह के अंदर हमें दे देना चाहिए BCG का टीका। आगे यहाँ पर इसमें नोट में है भारत में जो है BCG का टीका का प्रयोगशाला जो है कहाँ स्थित है। तो यह मद्रास में है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो है BCG का यहाँ भारत में BCG टीका जो टीका है का प्रयोगशाला वह कहाँ स्थित है। तो यह जो है मद्रास में है। तो यह इसका जो है यहाँ पर यह इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर है कि BCG जो है यहाँ पर BCG का जो है फुल फॉर्म कई बार पूछता है। तो इसका जो है फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। जो है इसका फुल फॉर्म जो है यहाँ पर बैसिलस कैलमेट गुएरिन है। और यह जो है एक टीका जो है मुख्यतः जो BCG का टीका है जो मुख्यतः जो यक्ष्मा अर्थात TB की जो है यहाँ पर रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। जो BCG का टीका है यह जो है एक प्रकार का टीका ही है जो मुख्यतः जो है यहाँ पर यक्ष्मा अर्थात जो है TB के रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि DPT का टीका बच्चों को बचाता है। यहाँ पर जो है DPT का जो टीका है वह बच्चों को बचाता है किस बीमारी से। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि काली खांसी के प्रकोप से बचाता है, दूसरा यहाँ पर डिप्थीरिया के प्रकोप से बचाता है, तीसरा यहाँ पर है जो है टिटनेस, यहाँ पर टिटनेस के प्रकोप से बचाता है, या इन सब के प्रकोप से बचाता है। तो यहाँ पर जो है 7वां जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है यहाँ पर जो DPT का जो टीका होता है वह काली खांसी के प्रकोप से भी बचाया जाता है, डिप्थीरिया के प्रकोप से भी बचाया जाता है और टिटनेस के भी प्रकोप से बचाया जाता है। अर्थात इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इन सब के प्रकोप से यह बचाया जाता है। जो यहाँ पर DPT को जो टीका होता है इसे हम ट्रिपल वैक्सीनेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए नीचे नोट में लिखा है कि जो DPT का जो टीका होता है वह ट्रिपल वैक्सीनेशन के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिपल वैक्सीनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह
3 बीमारियों में सहायता करता है। पहला जो है यहाँ पर काली खांसी, दूसरा डिप्थीरिया, तीसरा यहाँ पर टिटनेस। इसी के कारण इसे हम ट्रिपल वैक्सीनेशन के नाम से भी जाना जाता है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ। अब 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है कि दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दाल में जो है यहाँ पर कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। पहला यहाँ से है 15 से 16%, दूसरा यहाँ पर है 16 से 24% है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 25 से 30%, या चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 30 से 40%। तो जो यहाँ पर दाल में जो है कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो दाल में जो है यहाँ पर 16 से 24% जो है प्रोटीन पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 है। ये दाल में जो है 16 से 24% जो है प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। और यहाँ पर कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। तो यह अरहर की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है होता है। और यहाँ पर कई बार ऑप्शन में जो है यहाँ पर सोयाबीन लिख करके आ जाता है, तो वह भी ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से कोई एक ही देगा अगर ऑप्शन में देगा। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है यहाँ पर अरहर और सोयाबीन दोनों में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में जो है 1 ग्राम में जो है यहाँ पर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर होती है। और जबकि जो है यहाँ पर वसा में जो है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है प्रति ग्राम प्रदान की जाती है। जो यहाँ पर वसा में 9 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्रति ग्राम प्रदान की जाती है। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट में और प्रोटीन में जो है सिंपली जो है यहाँ पर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, और वसा में जो है यहाँ पर 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, वो भी प्रति ग्राम में। आगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है कि भोज्य पदार्थों का पूरा अवशोषण कहाँ होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि भोज्य पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर यकृत में, दूसरा है यहाँ पर अमाशय में, तीसरा है बड़ी आंत में, और चौथा है यहाँ पर छोटी आंत में। तो यहाँ पर हम जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि भोज्य पदार्थों का जो पूरा अवशोषण जो है वह छोटी आंत में होता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है कि भोज्य पदार्थों का पूरा अवशोषण यहाँ पर कहाँ होता है, तो वह छोटी आंत में होता है। और यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पॉइंट है कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, वह बड़ी आंत में होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 ही क्वेश्चन हो गए कि भोज्य पदार्थों का पूरा अवशोषण यहाँ पर कहाँ होता है, तो भोज्य पदार्थों का अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है, और जल का अवशोषण जो होता है वह बड़ी आंत में होता है। तो यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का शरीर कुल भार का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल द्वारा निर्मित होता है। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का जो शरीर का जो कुल भार का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है जल द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा है यहाँ पर 70%, तीसरा है 80%, और चौथा है यहाँ पर 65%। तो यहाँ पर एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का जो शरीर का कुल भार का लगभग जो है यहाँ पर 65% जो है भाग जो है जल द्वारा निर्मित होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो है यहाँ पर स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का जो है यहाँ पर 65% जो है भाग अपने शरीर का कुल भाग का लगभग जो है 65% जो है यहाँ पर जल द्वारा निर्मित होता है। तो यह ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर है नोट में इसी में है कि शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो शरीर के जो है तापक्रम को नियंत्रित करता है जल ही। तो यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक यह भी है, जो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है वह जल है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन है यहाँ पर, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले आवश्यक तत्व हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 11वां है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले आवश्यक तत्व कौन कौन से यहाँ पर कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर बता दें शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले आवश्यक तत्व जो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले आवश्यक तत्व यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों हैं। और यहाँ पर जो विटामिन है, आगे यहाँ पर
शरीर के निर्माण के लिए, नोट में है यहाँ पर, शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व प्रोटीन होता है। तो यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो प्रोटीन है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर अब 12 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पर प्रौढ़ावस्था में जो है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आगे यहाँ पर ऑप्शन पहला है यहाँ पर रिकेटस, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है घेगा और चौथा यहाँ पर ऑस्टियोमेलेसिया। जो है प्रौढ़ावस्था में जो कैल्शियम की कमी के से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ से जो है ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है, या जो है चौथा ऑप्शन इसका सही है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट में है यहाँ पर रिकेटस जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट में है कि जो रिकेटस है यहाँ पर जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और एनीमिया रोग जो है यहाँ पर जो है विटामिन B12 के कारण होता है, और यहाँ पर जो घेगा होता है वह आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो घेगा रोग जो है वह आयोडीन की कमी के कारण होता है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी के कमी के कारण रिकेटस रोग होता है, विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया, और आयोडीन की कमी के कारण जो है घेगा रोग होता है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि एनीमिया का सबसे बड़ा कारण, यहाँ पर एनीमिया का जो है यहाँ सबसे बड़ा कारण जो है शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर जो है एनीमिया रोग जो होता है वह शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 13 पढ़ते हैं। गोल्डबेगर ने किस विषय पर अध्ययन किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ 13 है कि गोल्डबेगर ने किस विषय पर अध्ययन किया था। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऊर्जा पर, दूसरा है घेगा पर, तीसरा है हीमोग्लोबिन पर, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर पेलाग्रा पर। तो यह क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है कि गोल्डबेगर ने जो है यहाँ पर पेलाग्रा पर अध्ययन किया था। यहाँ पर पेलाग्रा एक बीमारी है, यहाँ पर गोल्डबेगर ने जो है यहाँ पर पेलाग्रा के विषय में अध्ययन किया था। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट नोट्स है। देखिए शरीर में विटामिन B3 अर्थात नियासिन जिसका रासायनिक नाम है, तो B3 की कमी के कारण ही जो है यहाँ पर पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग में जो है यहाँ पर दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके जो है यहाँ पर लक्षण हैं। पेलाग्रा रोग में जो है यहाँ पर दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की जो स्थिति होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य की प्राथमिक अवस्थाएं कितनी हैं। यहाँ से यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मनुष्य की प्राथमिक अवस्थाएं कितनी हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 3, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है 4, और तीसरा है यहाँ पर 2, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 1। तो मनुष्य की प्राथमिक अवस्थाएं कितनी हैं, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। तो मनुष्य की जो प्राथमिक अवस्थाएं हैं यहाँ पर 3 ही है, जिसमें है नोट में है कि भोजन, प्राथमिक अवस्थाएं भोजन, वस्त्र तथा आवास, अर्थात यहाँ पर इसका मतलब घर जो है मानव की जो है 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो ऐसे प्राथमिक आवश्यकताएं कह सकते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार यह क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन प्राथमिक आवश्यकताएं नहीं हैं, भोजन, वस्त्र और यहाँ पर आवास या घर दे देगा, उनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं देगा। तो यहाँ पर वही ऑप्शन उसका सही होगा। तो चलिए यहाँ से हम 15वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन है कि आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। पहला इसका ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर विटामिन डी, और चौथा ऑप्शन है विटामिन ई। तो आँखों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। जो है आँखों की सुरक्षा के लिए जो है विटामिन ए जो है यहाँ पर विटामिन आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो विटामिन ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर नोट में है, देखिए आँखों को नम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो है विटामिन ए जो है आँखों को नम रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आपके कार्निया की सतह की रक्षा भी करता है। यहाँ पर जो आपके कार्निया की जो सतह है उसकी रक्षा भी करता है। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16वां देखिए,
यह इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1 से 7 सितंबर, दूसरा है 1 से 7 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 1 से 7 नवंबर और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 1 से 7 दिसंबर। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है यहाँ पर 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। तो यह जो है इसका पहला ही ऑप्शन सही है, 1 से 7 सितंबर। आगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट है इसमें, देखिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पहली बार, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है पहली बार 1975 में मनाया गया था, वो भी अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन अर्थात ADA द्वारा मनाया गया था। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पहली बार जो है 1975 में, वो भी ADA द्वारा मनाया गया था। आगे चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 17वां पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां है, जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श तथा संपूर्ण आहार क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श तथा संपूर्ण आहार क्या है? पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर है अनाज, दूसरा ऑप्शन दिया गया है हरी सब्जियाँ, तीसरा ऑप्शन है दूध और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर फल। जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श तथा संपूर्ण आहार क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दूध, जो है यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन है दूध। जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श तथा संपूर्ण आहार दूध ही है। और यहाँ पर है एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि दूध में आयरन और विटामिन सी अच्छी मात्रा में नहीं पाए जाते, अर्थात जो है दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं होते। यहाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं होते। यह कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यह जो है दूध में यहाँ पर कौन से तत्व नहीं होते, तो आयरन और यहाँ पर विटामिन सी नहीं होते यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां है, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन 1945 में, दूसरा है 1946 में, तीसरा है 1947 में और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 1948 में। यहाँ पर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी जो है वह 1948 ईस्वी में हुई थी। जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। और यहाँ पर नोट में है जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल, वो भी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पर जो है इसका मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? जिनेवा में है अर्थात स्विट्जरलैंड। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए दैनिक आहार में जो है खाद्यान्न की मात्रा होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 200 ग्राम, दूसरा है 300 ग्राम और तीसरा ऑप्शन है 400 ग्राम और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 500 ग्राम। तो दैनिक आहार में जो है खाद्यान्न की जो मात्रा होनी चाहिए, इसका जो है ऑप्शन है 200 ग्राम होनी चाहिए। पहला ऑप्शन इसका सही है, 200 ग्राम होनी चाहिए। और यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संतुलित आहार में देखिए संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 60 से 70% होता है। जो संतुलित आहार है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट जो है वह 60 से 70% होता है, प्रोटीन 10 से 12% होता है और वैसा जो है कुल कैलोरी का लगभग यहाँ से 20 से 25% ही होता है। अर्थात यहाँ पर जो संतुलित आहार होता है उसमें जो है संतुलित आहार में जो है कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 60 से 70% होता है और प्रोटीन से जो है 10 से 12% और वसा से कुल कैलोरी का लगभग यहाँ पर 20 या 25% होता है, 20 से 25% होता है। यही भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, देखिए वह भोजन जो हमारे शरीर को उत्तम अवस्था प्रदान करता है, वह भोजन जो हमारे शरीर को उत्तम अवस्था प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर संतुलित भोजन, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर असंतुलित भोजन, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर पर्याप्त भोजन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वह भोजन जो हमारे शरीर को जो है उत्तम अवस्था प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा अर्थात संतुलित भोजन। चलिए यहाँ से वीडियो अब समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। और यहाँ पर अगले हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट सेकंड से, वहाँ से 20 क्वेश्चन। यूनिट सेकंड थोड़ा यहाँ पर लॉन्ग चैप्टर है तो उसमें से लगभग दो या वीडियो बनेंगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हैं। और
चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।